नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजे शिखर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव तक पढ़ा था। तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। देखिए, एक पॉइंट ए होता है और एक पॉइंट बी होता है। यहां पर कोई एक माइनस क्यू बिंदु आवेश और यहां एक प्लस क्यू बिंदु आवेश। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु में ओ होता है, और जहां से प्रत्येक आवेश की दूरी एल होती है, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो टोटल दूरी है वो 2l होती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसकी डिफिनेशन हमने ये बताया था कि जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो उसे कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो हम लोगों की पिछली क्लास यहां तक हो चुकी है। अब इसके बाद में हम लोग कुछ आगे डेरिवेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर की जो भी थ्योरी थी उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है, केवल डेरिवेशन ही बचे हुए हैं। तो सबसे पहला डेरिवेशन हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी उसके बाद में फिर होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, फिर निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो ऐसे हमें सिस्टमैटिक पढ़ते चलना है वन बाय वन। तो पहला डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस चैप्टर का ये पहला डेरिवेशन है जो कि इसको हमें सबसे पहले पढ़ने की जरूरत होती है। देखिए, डेरिवेशन जो होता है वो हर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको बस केवल क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, और क्वेश्चन से ही जो कुछ भी करना है वो हमें बिल्कुल सॉल्व आउट करते रहना है उसी से। देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए, या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो हम लोग हेडिंग यही लगाते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, वो भी एक कंडीशन के साथ। कंडीशन ये लगाया है कि बिंदु आवेश होना चाहिए। अब अगर बिंदु आवेश की बात आती है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए। अब यहां पर हम कोई चार्ज रखेंगे, कोई आवेश रखते हैं, तो मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश हमने यहां पे रख दिया। तो ये प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। पहले की क्लास में मैंने आपको यह बताया है कि जिसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जैसे बिंदु आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके चारों तरफ कुछ दूरी पर हो सकती है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इस बिंदु से कुछ दूरी पर कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पे तीव्रता उत्पन्न होगी और उसे ज्ञात करना होगा। तो मान लेते हैं कि यहां से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करना है। अब इसके बाद क्या करना है वो आगे फिर मेरी बात पे आप ध्यान देंगे। इतना चीज तो हम लोग क्वेश्चन से कर सकते हैं, ये कोई नया नहीं है। बस जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उसे कंटिन्यू करते रहना है। अब अगर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, और इसी सूत्र से आपको हमें पता करना है कि क्या मालूम है और आगे क्या भी हमें मालूम करना पड़ेगा। हमने डिफिनीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ाया था। E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट, जहां E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F वैद्युत बल और क्यू नॉट जो होता है वो परीक्षण आवेश है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि F जो है वो वैद्युत बल है। इसका मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वैद्युत बल की आवश्यकता है। जब तक वैद्युत बल नहीं मालूम होगा तब तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकल सकती है। तो इसके लिए अब बात ये आती है कि ये वैद्युत बल आएगा कहां से। तो वैद्युत बल लाने के लिए हम इस परीक्षण आवेश को इसी बिंदु P पर उठा के रख देंगे।
तो जैसे ही यहां पर हम परीक्षण आवेश को रखेंगे तो कूलाम का नियम फट से लागू हो जाएगा, क्योंकि कूलाम के नियम में यही बताया गया था कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अवश्य कार्य करेगा। तो वो बिल्कुल स्ट्रक्चर यहां पर बन चुका है। तो कूलाम के नियम के अनुसार यहां पर कोई ना कोई वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब वो आकर्षण है या प्रतिकर्षण है, वो इनके प्रकृति पर डिपेंड करेगा। तो अब जाहिर सी बात है, कूलाम के नियम से सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैद्युत बल फाइंड करेंगे, और जब वैद्युत बल निकल जाएगा तो इस सूत्र का यूज करते हुए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखा जाएगा कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार सूत्र पढ़ाया गया आपको। F इजकल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2 का मतलब हमने ये बताया है कि आवेशों के परिमाण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो जहां Q1 है वहां Q रखना है, और जहां Q2 है वहां Q0 रखना है, बटे में r²। तो r की जगह पे ये r ही रखेंगे तो ये r² हो जाएगा। तो वैद्युत बल की आवश्यकता थी, तो वैद्युत बल हम लोगों ने कूलाम के नियम से निकाल लिया। अब उसके बाद में निकालेंगे तुरंत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q0। अब उसके बाद में E बराबर हो जाएगा, F की वैल्यू यहां पुटअप करेंगे तो 1/4πε0 Q0/r², और पूरे के अपान में होगा Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल के आएगा 1/4πε0 Q/r²। तो ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। इसकी यूनिट आपको मालूम ही है, पहले ही मैंने बताया है, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो ये ऐसा डेरिवेशन है जिसे पहले पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि आगे की जो भी डेरिवेशन है वो इसी से बिलोंग करते हैं। तो ये सूत्र निकल के आया आपका E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए, एक बात ये भी होती है, एग्जाम में इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखना पड़ता है, जो कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके बारे में लिखना पड़ता है। वो चीज आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस फिगर को देखिए। हमने फिगर कैसे तैयार किया है, जैसे जैसे फिगर बना है वही सीधे सेम लिख देना होता है, ये किसी का मैटर कॉपी नहीं किया जाता है। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया कि एक बिंदु आवेश था, तो हमने एक बिंदु आवेश लिया, तो आप लिखेंगे कि माना एक बिंदु आवेश ए है, जिसके यानी बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश रखा है। फिर ए से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये सब मैटर जो होता है वो चित्र को देखते हुए हम लोग लिख देते हैं, वो कहीं कॉपी करने की या रटने की कोई जरूरत नहीं होती है। बस इसे समझने की जरूरत होती है कि ये कैसे सॉल्व किया जा रहा है, वो आपको तरीके पर ध्यान देना है। ठीक, अब जैसे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम ना बताएं और पहले ही ये चीज ऐसे लिख दें कि कूलाम के नियमानुसार पहले बल निकालेंगे, तो लोगों के मन में ये डाउट होता है कि कैसे इनको पता चल जाता है कि हमको ये पहले निकाल लेना है। तो ये सब तरीका मैंने आपके सामने पेश किया है, और उसको आपको बस केवल फॉलो करने की जरूरत है। तो जो भी डेरिवेशन है बहुत ही आसानी से आप सीख सकेंगे, बस केवल ध्यान से समझने और सीखने की जरूरत है। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, ध्यान से समझने की जरूरत है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये अगला डेरिवेशन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ध्यान देंगे बिल्कुल, बस जो मैं शुरुआत से बताते जा रहा हूं आप उसे केवल ध्यान से सुनते रहिए, कोई भी डाउट आपके मन में आ ही नहीं सकता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। कंडीशन लगा रखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अगर वैद्युत द्विध्रुव की बात आई तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव खींचेंगे, और इसके बारे में मैंने आपको विधिवत पढ़ाया है पिछली क्लास में, और इस क्लास में भी मैंने आपको याद दिला दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो यहां पे आपको एक पॉइंट लेना है ए और एक दूसरा पॉइंट बी, माइनस क्यू बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु आवेश, इसके मध्य बिंदु में O, प्रत्येक आवेश की दूरी L और इनके बीच की जो टोटल दूरी होगी वो 2L। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसी के कारण तीव्रता निकालनी है, तो इसके कारण यदि तीव्रता निकालनी है तो इसके चारों तरफ वह कुछ दूरी पर उत्पन्न होगी, इसी पर नहीं होगी। अब बात यह आती है कि वो दूरी हम किधर लें, तो उसके लिए यहां सवाल में कंडीशन दे रखा है अक्षीय स्थिति। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है। देखिए, अक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव जिस अक्ष में रखा होगा वह बिंदु भी हमें उसी अक्ष में लेना पड़ेगा। जैसे जो वैद्युत द्विध्रुव हमने खींचा है वो एक्स अक्ष में रखा है, तो वह बिंदु जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है उसे भी हमें एक्स अक्ष में ही लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एक्स अक्ष में यानी अक्षीय स्थिति में यहां पर एक बिंदु P है जहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E फाइंड करना है। तो इस बिंदु P की जो दूरी होगी वो मूल बिंदु से नापी जाएगी, और मूल बिंदु से ये दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r है। अब उसके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। तो E निकालने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहां जो वैद्युत द्विध्रुव है उसमें हम देख रहे हैं दो विपरीत प्रकृति वाले आवेश रखे गए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज का है और एक निगेटिव चार्ज है। इस कारण यहां पर दो तीव्रताएं उत्पन्न होंगी, एक प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसे E1 कहेंगे, और एक माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसे E2 कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहां दो तीव्रताएं E1 और E2 उत्पन्न होंगी, और अगर पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता निकालनी है तो इन दोनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता निकालने के लिए पहले E1 फाइंड करना पड़ेगा, E2 फाइंड करना पड़ेगा, तभी उसकी परिणामी वैल्यू निकल पाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालेंगे। अगर हम प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश की बात करें तो यह एक बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र मैंने इसके पहले पढ़ा दिया है, अभी अभी पढ़ाया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। इस सूत्र को लिखने से आपको यह पता चलेगा कि यहां पे आर आ रहा है, तो आर का मतलब क्या है कि ये दूरी है, और ऐसी दूरी है कि आवेश से वहां तक की दूरी है जहां पर हमें तीव्रता फाइंड करना है, यानी जिस आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करना हो उसकी वहां तक की दूरी है जहां पे तीव्रता उत्पन्न हो रही है। तो यह सूत्र हमें यह इशारा कर रहा है कि हमको इन आवेशों की बिंदु P तक की दूरी फाइंड होना चाहिए, तभी ये तीव्रताएं अलग अलग फाइंड हो पाएंगे। तो अब हम लोग अगर दूरी की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक की टोटल जो डिस्टेंस है वो r है, और O से लेकर के B तक की डिस्टेंस L है। अगर इतनी डिस्टेंस हम माइनस कर देते हैं तो प्लस क्यू वाले की डिस्टेंस P तक की फाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली दूरी हो जाएगी r माइनस L। और अगर हम माइनस क्यू वाले की बात करें तो यहां तक की दूरी स्मॉल r है और यहां तक की है स्मॉल l। तो अगर r में l को प्लस कर दिया जाए तो माइनस क्यू वाले की भी दूरी फाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि AP बराबर हो जाएगा, AP का मतलब ये पूरी डिस्टेंस, ये हो जाएगा r प्लस L, और उसके बाद में अगर हम BP की बात करें तो BP ये वाली डिस्टेंस है और ये हो जाएगा r माइनस L। अब कोई भी दिक्कत यहां पर है नहीं। अब अगर इसके थ्योरी की बात आए कि हम लोग थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो आप यही लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु B पर प्लस क्यू बिंदु आवेश रखा है,
और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक बिंदु O है, जहां से प्रत्येक आवेश की दूरी स्मॉल l तथा इनके बीच की जो कुल दूरी है वो 2l है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसमें एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको अलग से याद करना पड़ेगा, सब चित्र को देखते हुए आप इसे लिख सकते हैं अपने मन से। अब उसके बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 होगा, और E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो जहां R है वहां इसकी दूरी हम रखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसी के तुरंत बाद फिर निकालना है माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 लिखेंगे, और E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब परिणामी तीव्रता फाइंड करना है। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। अब इनकी वैल्यू इसमें पुटअप करना है। तो E बराबर हो जाएगा, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, प्लस इसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पदों में Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो अगर इसे कॉमन करते हैं तो अंदर में बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो E बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, फिर प्लस R माइनस L का होल स्क्वायर, और उसके बाद इन दोनों का आपस में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी डायरेक्शन इससे कुछ दूर होती है, तो E1 की ये डायरेक्शन हो जाएगी। उसके बाद माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है वो उसकी डायरेक्शन इसी की तरफ होती है, तो ये E2 हो जाएगी। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि E1 व E2 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इस वजह से यहां पर इन्हें हम जोड़ेंगे नहीं, माइनस करेंगे। यहां माइनस लगाना होगा। अब इसे सॉल्व करते रहना है। अब यहां पे प्लस v का होल स्क्वायर बन रहा है, आगे माइनस v का होल स्क्वायर बन रहा है, तो E बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 2RL। आगे इसे अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और फिर प्लस 2RL होगा। नीचे जैसा का तैसा लिख देंगे, ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर और L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो E बराबर बचेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद 2RL जब ऐड होगा तो बन जाएगा 4RL, नीचे वही रहेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
देखिए आगे हम इसे कुछ व्यवस्थित तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं 1/4πε0। इसे लिखा जा सकता है 2QL और आगे इनटू में 2R। अभी इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4QRL, और जो कि ऊपर भी वही है। आगे ये हो जाएगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0। इसे लिख सकते हैं P, तो बन क्या जाएगा ये 2PR बटे R² प्लस L² का होल स्क्वायर। आगे मैं सूत्र लिख देता हूं, चूंकि ये P बराबर होता है 2QL। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव में उनके बीच की टोटल दूरी और किसी भी एक आवेश के गुणनफल को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसके बाद में आगे थोड़ा सा बचा हुआ है। अब ये यहां से L गायब करना होता है, तो L गायब करने के लिए हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि मान लेते हैं कि L इज मोर लेस देन R। यहां पे इसे मिटा देते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन बचा हुआ है, ही कर दे रहे हैं। L गायब करने के लिए हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि L इज मोर लेस देन R। मोर लेस देन R का मतलब ये होगा कि L R से बहुत कम है, मतलब उसे हम जीरो मान सकते हैं। तो L को अगर जीरो मान लिया जाएगा और L को जीरो मान करके अगर इसमें रखते हैं तो E बराबर निकल के आएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा 2PR अपान R की पावर 4। चूंकि L जीरो हो गया तो गायब हो जाएगा, ये R² का होल स्क्वायर है, गुणा होगा तो R की पावर 4 हो जाएगा। एक पावर इसकी कैंसिल होगी, सॉरी केवल R को ही कैंसिल करेंगे। तो E बराबर सूत्र निकल के आ रहा है लास्ट में 1/4πε0 2P अपान R³ न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अब जिसको नोट करने की जरूरत होगी वो नोट कर लेगा इसमें। बाकी इसका जो मैटर लिखना होता है उसके बारे में मैंने बता दिया है कि बस केवल इसके फिगर पे ध्यान देना है, उसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। बस ये सारी बातें आपको समझना है कि 1 बाय 1 हमें कैसे करते रहना है।